हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए, आपका एग्जाम की डेट तो कुछ कंफर्म ही नहीं हो पा रही है। अब जो एक की डेट आई थी वो भी सब बोल रहे हैं फेक है। देखिए अब हमारा एग्जाम कब होता है, पर हम अपनी तैयारी बना के रखेंगे। क्या पता एग्जाम लेट में हो और अचानक हमारे एडमिट कार्ड आ जाए तो हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हमको तो पता है एग्जाम तो होना ही है, दिसंबर में नहीं होगा लेकिन जनवरी में तो होगा ही। अब इतना लेट तो पीएनपी नहीं कराएगा, तो उस वजह से हम अपनी तैयारी अभी ही कंप्लीट करके रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है वो आपकी साइंस की होने वाली है। किसकी होने वाली है? साइंस की। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि साइंस की जो है आपकी 3 क्लासेस ली जाएंगी, 3 क्लासेस। और इसके पहले हम लोगों ने आपके लिए सीरीज जो है आपकी राजन सीरीज, उसका जो है पूरा निचोड़ आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि मैम मैराथन नहीं कराती हैं क्या आप? तो मैराथन होगी, लेकिन किस प्रोसेस से होगी वो मैं आपको बता रही हूँ सबसे अलग। साइंस आपको पता है कि 3 पोर्शन है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायो है। ठीक, तो केमिस्ट्री में जो है पिछले पेपर का जब एनालिसिस किया गया तो वहां पे देखा गया मैक्सिमम आपके 8 नंबर पूछे गए हैं और मिनिमम 6, यानी 6 से 8 के बीच में आपके प्रश्न केमिस्ट्री के पोर्शन से बनते हैं। ठीक है, और फिजिक्स का भी सेम वही है और बायो का भी सेम वही रोल है। तीनों का सेम रोल आपके साइंस के पेपर में है। और साइंस का आपका 25 नंबर है, आप सभी को पता है। तो अगर हम एक वीडियो को देख के 6 नंबर 7 नंबर ले आ सकते हैं, तो क्या ये 3 वीडियो एक एक घंटे की वीडियो है? क्या हम 3 घंटे पढ़ के अच्छे से, क्या हम पूरे 25 में से 24 23 नंबर नहीं ले आ सकते हैं? देखिए आप लोगों को ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि आप लोग के लिए वो बहुत यूजफुल होगा। और चीजें बार बार एग्जाम में वही रिपीटेड है। मान लीजिए 2016 में पूछा है तो 17 में नहीं पूछा है, 18 में पूछ लिया गया है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको ये चीज की आइडिया होगी, है ना? तो चलिए आज जो है हम पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री है, यानी साइंस का जो है वो केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे। तो उसके बाद कल जो है वो बायो पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ऐसे क्या होगा कि हमारा हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। सीरीज में तो कराया गया है, लेकिन सीरीज में क्या है, वहां पे सारे मिक्स कोर्स हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सब मिक्स है। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज, यानी साइंस का जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसको पढ़ेंगे, फिर आपका बायो पोर्शन या फिजिक्स पोर्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपका तीसरा पढ़ेंगे। ये हमारी जो है रणनीति है। तो चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आई होप आप अगर क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, आपका ये है तत्वों का वर्गीकरण। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले पढ़ते तत्व होता क्या है। तत्व आपका होता क्या है? तो तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब देखते हैं तत्व क्या होता है। तो वे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व आपका किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। ठीक है, वे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। समझ में आया तत्व क्या होता है? कि वे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी उसमें सिर्फ एक ही परमाणु हो, उससे मिलकर जो बना होता है वो आपका तत्व कहलाता है। प्रत्येक तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो तत्व हैं आपको उनको प्रतीक के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, जैसे ऑक्सीजन है तो आपका ओ से हम जो है उसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक, हाइड्रोजन है तो उसको हम एच से डिनोट करेंगे। नाइट्रोजन है आपका तो हम उसको एन से डिनोट करेंगे। तो वही कहा जा रहा है कि प्रत्येक तत्व को उनके हम प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब तक कुल 119 तत्व हैं। अभी तक जितने भी मतलब है टोटल, तो टोटल तत्वों की संख्या आपकी 119 है। ठीक है, अब देखते हैं सारणी में आपके 18 ग्रुप होते हैं, यानी 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा गया है कि आपके कितने ग्रुप और कितने आवर्त होते हैं। तो आपके 18 ग्रुप होते हैं और 7 आवर्त, यानी
7 पीरियड होते हैं आपके, 18 ग्रुप होते हैं। हिंदी में हम ग्रुप को वर्ग बोलते हैं, पीरियड को आवर्त बोलते हैं। ठीक है, याद हो गया कि 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। अब देखिएगा, अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑक्सीजन जैसे आपका तत्व है, तो इसको हम ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं, ओ प्रतीक से प्रदर्शित कर रहे हैं। हाइड्रोजन है आपको एच प्रतीक से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। नाइट्रोजन है, इसको हम एन से प्रदर्शित कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक को हम इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों को, यहाँ पे क्या होता है यौगिक में, जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को, यहाँ पे दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक, ठीक है, यहाँ सादा सा होगा, रासायनिक मिलाकर, या तो जैसे रसायन है ना, फिर से समझिएगा, जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। समझिएगा, यौगिक, इसमें योग समझ में आ रहा है कि नहीं, योग में क्या होता है, मिलना जोड़ना। ठीक, तो जब आपके दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे ही यौगिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल देखिएगा, H2O, ठीक, H2O ये वाटर का फॉर्मूला है, इसमें आपके हाइड्रोजन एक तत्व मिला, एक आपका ऑक्सीजन मिला, तो दोनों मिलके क्या किए, एक नया पदार्थ का निर्माण किए कि नहीं किए। जैसे आपका इसमें क्या हो गया, आपका सोडियम हो गया, इसमें क्या हो गया, आपका क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या हुआ, आपका नमक का निर्माण किया कि नहीं किया। ऐसे इसमें क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट मिलके क्या किया, खड़िया का निर्माण किया कि नहीं किया। तो वही कहा जा रहा है, जब आपका दो या, ये दो है, ठीक, दो या दो से अधिक तत्व, ठीक, मिलकर एक निश्चित अनुपात में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही आपका यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिश्रण क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं। जैसे आपका शरबत हो गया, सिरका हो गया, पीतल हो गया। देखिए, आपका तत्व क्या था, एक ही परमाणु से मिलके बनते हैं वो। ठीक, यौगिक क्या है, आपके दो तत्व से मिलके एक पर, मतलब कि किसी पदार्थ का दो या दो से अधिक तत्वों को मिला के जो, मतलब कि आपका तैयार होता है, वो आपका क्या हो गया, यौगिक हो गया। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले तत्व है ना, परमाणुओं से मिलकर आपका तत्व बनता है। ठीक, उसके बाद दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर हम एक निश्चित अनुपात में मिलाकर क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी परमाणुओं से आपका क्या बना, परमाणुओं से तत्व बना। ठीक है, और तत्व से आपका क्या बना, पदार्थ। तत्वों के योग से, यानी तत्वों को जब दो या दो से अधिक मिलाकर, तो आपका क्या बना, आपका यौगिक बना। और दो या दो से अधिक पदार्थ को मिला के हम क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ को निश्चित अनुपात में मिलाकर मिश्रण बनाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट तो कोई है नहीं, हालांकि चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, यहाँ पे क्या है, ये रहा आपका परमाणु। ठीक है, परमाणु से मिलकर आपका क्या बना, तत्व बना। ठीक है, अब देखिएगा, तत्व से, यानी दो या दो से अधिक तत्व को मिलाकर क्या बनाते हैं हम, तब ये आपका यौगिक बनता है। ठीक है, क्या बनता है, आपका यौगिक होता है। और यौगिक के जो पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पे दो या दो से अधिक जो पदार्थ होता है आपका, दो या दो से अधिक पदार्थ, उसको जब हम अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं, तो आपका क्या बनता है, आपका मिश्रण बनता है। समझ में आया। यानी परमाणुओं के योग को तत्व होता है, फिर तत्वों को जो मिलाकर जो बनता है वो यौगिक कहलाता है, और पदार्थों के जो है अनिश्चित अनुपात को मिलाकर मिश्रण बनता है। अब इसमें दो या दो से अधिक तो आप जोड़ ही लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये है आपका समस्थानिक। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, इसका आपको डिफिनेशन भी पूछा गया है, दो तीन बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग तरीके से। तो समझेंगे समस्थानिक क्या होता है। आइसोटोप्स, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। देखिएगा, एक ही तत्व, ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, ठीक, जिनकी परमाणु संख्या समान,
किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। जैसे ये आपका क्या है, हाइड्रोजन तत्व है। ठीक है, इसकी क्या है आपका परमाणु संख्या, ये जो नीचे होता है इसको हम परमाणु संख्या बोलते हैं, और ये जो ऊपर होता है उसको हम परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक वो होते हैं जिनके क्या होते हैं, जिन तत्व की परमाणु संख्या समान हो, यानी परमाणु संख्या क्या हो आपकी समान हो, लेकिन आपकी जो परमाणु भार है कि वो क्या है भिन्न भिन्न है। जैसे देखिएगा, ये हाइड्रोजन है ना, इसका ये क्या है आपका परमाणु संख्या समान है कि नहीं, इसका परमाणु संख्या एक है, इसका भी परमाणु संख्या एक है, और इसका भी परमाणु संख्या एक है, लेकिन आपका जो परमाणु भार है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए परमाणु भार एक है, इसका परमाणु भार दो है, और इसका परमाणु भार तीन है। वही कहा जा रहा है समस्थानिक क्या होता है कि इसमें एक ही तत्व के, सॉरी, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी क्या होती है परमाणु संख्या क्या होती है समान होती है, लेकिन किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उन्हें क्या कहते हैं आप समस्थानिक कहते हैं। जैसे आपका वन एच वन, तो इसको हम प्रोटियम बोलते हैं, वन एच टू को बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक, वन एच थ्री को आपको ट्राइटेरियम या फिर ट्रिटेरियम बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं समभारिक क्या होता है। तो समभारिक वे तत्व जिन जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, वे क्या कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं। जैसे ऑर्गन का ये क्या है आपका परमाणु संख्या ये क्या है भिन्न भिन्न है, जैसे आर्गन का 18 हो गया, ठीक, ये पोटेशियम का 19 होगा, कैल्शियम का 20 हो गया। तो इसका क्या है ये परमाणु जो संख्या है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन आपकी जो परमाणु भार है वो समान है। जैसे इसका इसका भी 40 है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 है। तो समभारिक क्या होते हैं कि वे तत्व जिनके परमाणु भार समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है समभारिक कहलाते हैं। अब देखिए समभारिक और आपके समस्थानिक में क्या अंतर है, इसमें एक ही तत्व की बात की गई है। हाँ, इसमें एक ही तत्व की बात की गई है, हाइड्रोजन की ही बात की गई है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ये कहा गया है कि एक ही तत्व हो और जिनकी परमाणु संख्या क्या हो समान हो, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। और समभारिक में क्या कहा गया है कि वे तत्व, मतलब इसमें एक ही सेम तत्व नहीं होते हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। उसमें क्या होता है आपके परमाणु भार जो होते हैं वो समान होते हैं, और जो आपकी परमाणु संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है कि FeCO3 में लोहे की संयोजकता क्या है। तो इसमें क्या है आपकी लोहे की संयोजकता, यानी आयरन की Fe की संयोजकता क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग। आपका जो बेकिंग सोडा है उसका क्या उपयोग है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक, आपका जो बेकिंग सोडा आप सभी को पता है, ये हम खाने की वस्तुओं में उपयोग करते हैं, केक वगैरह बनाते हैं, है ना, ढोकला वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या यूज होता है बेकिंग सोडा ही यूज होता है। क्यों, उसको फ्लफी बनाने के लिए, यानी उसको थोड़ा सा फुलाने के लिए यूज होता है आपका बेकिंग सोडा। तो देखिए बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो है NaHCO3 ठीक, ये है आपका रासायनिक सूत्र NaHCO3, NaHCO3, ये किसका फॉर्मूला है आपके बेकिंग सोडा का। 5 बार रिवीजन कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। उंगलियों पे ऐसे बोलिए, पहला NaHCO3 बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा, NaHCO3 बेकिंग सोडा। ठीक, ये है आपका रासायनिक सूत्र। अब एक चीज और, आप जब कुछ बना रहे हैं वहां पे बेकिंग सोडा का यूज हो रहा है, तो आप फार्मूला बोलिए बोलिए कि अच्छा इसमें अब हम NaHCO3 मिलाएंगे, तो मम्मी क्या बोलेंगे कि पागल ही हो गई है बिल्कुल, है ना। लेकिन ये क्या है एक बस एज अ इंटरटेनमेंट के लिए बात कही गई है, एज अ फन, इसमें सीरियसली लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, उनको क्या करते हैं चीजों से लिंक करते हैं। जब हम चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे तो वो चीजें हमें जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है आपका रासायनिक सूत्र इसका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3।
इसका उपयोग यानी बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की वस्तुओं में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग खाने की वस्तुओं में किया जाता है। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन सभी एग्जाम में आए हुए हैं, 2015 में आया हुआ है। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या तथा तत्व के प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। देखिए इसमें लिखा है किसी तत्व को, ठीक, यानी तत्व हम मान लेते हैं हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है कि इसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या या फिर क्या आपका परमाणु भार जो है उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए ये जो यच है और ये इसका परमाणु संख्या हो गया और ये आपका परमाणु भार हो गया। एक चीज और पहले समझिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परमाणु संख्या लिख के आए या परमाणु क्रमांक लिख के आए, दोनों सेम चीज है, ठीक, एक का दो नाम। परमाणु भार लिख के आए या द्रव्यमान संख्या लिख के आए, आपका एक ही चीज है, तो समझिएगा। मानते हैं ये जो यक्स है हम तत्व हो गया, ठीक, ए जो है वो आपका क्या हो गया, परमाणु भार हो गया या द्रव्यमान संख्या हो गया, और जेड जो है वो क्या है, आपका परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है किसी परमाणु को दर्शाने के लिए, यानी परमाणु हम मान लेते हैं आपका यच है, अब उसको दर्शाने के लिए आपका परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या तथा तत्व के प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को लिखिए। तो हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे ही हमारा हाइड्रोजन है, मान लेते हैं ये एक तत्व है, अब इसको हम क्या करेंगे, परमाणु संख्या से हम डिनोट करेंगे कि इसका परमाणु संख्या कैसे लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है कि नीचे लिखा जाता है। तो परमाणु संख्या जो होता है वो नीचे लिखा जाता है, ठीक। तो मानते हैं परमाणु संख्या एच हो गया, सॉरी जेड हो गया, ठीक, ये आपका परमाणु संख्या जेड हो गया। और क्या दिया है आपका द्रव्यमान संख्या, तो हमें पता है द्रव्यमान संख्या क्या होता है, या परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या एक ही है, तो ये जो है आपका ये ऊपर लिखा जाता है। समझ में आया। अब फिर से समझ लीजिएगा एक बार, कोई तत्व है, उसको जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार संख्या हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम कैसे लिख के बताएंगे। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारा यक्स एक तत्व है, और हमारा जो द्रव्यमान संख्या है वो जो है हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा जाता है, और आपका जो परमाणु संख्या है वो नीचे लिखा जाता है। तो इस तरह से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का नाम पूछा हुआ है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो आपका जो रासायनिक सूत्र है कास्टिक सोडा का, रासायनिक सूत्र है वो क्या है आपका NaOH है, ठीक है, क्या है आपका NaOH है। और कास्टिक सोडा का प्रयोग सर्फ यानी जो आपका कपड़ा धुलने वाला साबुन आता है जो एकदम बिल्कुल महीन चूड़ा टाइप का होता है, सर्फ और साबुन जो बट्टी आता है कपड़ा धुलने वाला साबुन, उनको बनाने के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत धनात्मक एवं धात्विक गुणों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसमें दिया है कि कोई आवर्त है उसमें जब हम बाएं से, हाँ बाएं से दाएं चलेंगे, यानी बाएं से जब हम दाएं चलेंगे तो क्या होता है, तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से जब हम दाएं चलते हैं तो विद्युत क्या होता है, धनात्मकता एवं धात्विक गुण दोनों घट जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत धनात्मकता एवं धात्विक गुण दोनों क्या होते हैं, आपके घट जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न के सूत्र एवं एक एक उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण ये एग्जाम में आया हुआ है। देखिए विरंजक चूर्ण जो है उसका पहले हम देखते हैं रासायनिक जो है क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOCl2 ये आपका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अच्छा इसको देख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। और आपके विरंजक चूर्ण का क्या उपयोग है, इसका उपयोग धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है, ठीक। अगला है आपका पेयजल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। आपका जो विरंजक चूर्ण है इसका फॉर्मूला है आपका
CaOCl2 क्या है आपका CaOCl2। और इसको बोलते हैं आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका जो उपयोग है विरंजक चूर्ण का, उसका क्या उपयोग है कि धुले हुए कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। और आपका जो पेयजल है उसको शुद्ध करने में भी प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है आप लोगों के लिए कि चीजें आपको एक ही जगह मिल जाए और आप रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाए। देखिएगा, पहले आपका क्या है विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2। इसको इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और इसका क्या उपयोग है पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखिएगा, कास्टिक सोडा। तो आपका जो कास्टिक सोडा है उसका सूत्र है NaOH। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। और इसका प्रयोग क्या होता है साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, इसका सूत्र है आपका NaHCO3। और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और इसका उपयोग खाने की वस्तुओं में किया जाता है। अगला देखिएगा, देखिए अगला है आपका धावन सोडा। क्या है आपका धावन सोडा। तो धावन सोडा क्या होता है, ये है आपका Na2CO3। ये आपका रासायनिक सूत्र है और इसका नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या है आपका कपड़ा धोने में किया जाता है, यानी धावन सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। अगला है आपका फिटकिरी। फिटकरी का क्या फॉर्मूला है, सबसे टफ है। जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत ही टफ लगता था ये, क्योंकि इसका सूत्र बहुत लंबा है। K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O। इसका जो है रासायनिक नाम है पोटास एलम। ठीक, जैसे रक्त स्राव को कम रोकने के लिए, जैसे कहीं पे आपको घाव लग जाता है तो फिटकरी बोलते हैं, उसको रगड़ने से क्या होता है रक्त का जो बहाव है वो कम हो जाता है या फिर रुक जाता है। ठीक, अगला है आपका सिरका। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सिरका का फार्मूला है आपका CH3COOH। ठीक, तो ये क्या है आपका एसिटिक एसिड। और आपका सिरका का उपयोग किया जाता है खाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन अणु में होता है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है नाइट्रोजन अणु में होता है। तो नाइट्रोजन अणु में क्या होता है आपका आयनिक बंध होता है, एकल सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, द्विक सहसंयोजी बंध होता है और त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। ठीक है, आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है निगेटिव यानी ऋणावेश होता है इस पे। तो जे थॉमसन जी ने किया है 1917 में, सॉरी 1897 में। ठीक है, 1897 में किया है इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। और प्रोटॉन का किया है रदरफोर्ड 1920 में। और न्यूट्रॉन जो होता है उनका किया है जेम्स चैडविक 1932 में। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है आपका उदासीन होता है। ठीक है, ये वाला आप लोगों ने सुना है कि नहीं, ईंटा पर नाचे नाचे। ये आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो ट्रिक तो अपनाते ही हैं। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और टा का मतलब होता है थॉमसन। प का मतलब होता है प्रोटॉन और र का होता है रदरफोर्ड और न मतलब न्यूट्रॉन और च मतलब चैडविक। च मतलब चैडविक। तो ईटा पर नाचे इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन आपका चैडविक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। 15, 19, 20, 21 इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। पूछता इसी से है, चीजें घुमा देता है। कभी आपको जो है अंतर पूछ लेगा, कभी आपका अलग अलग डेफिनेशन पूछ लेगा, लेकिन पूछता जरूर है क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए परिवर्तन होता क्या है। जैसा कि सभी को पता है परिवर्तन मतलब होता है बदलाव। तो देखिएगा, किसी वस्तु की मात्रा में, स्थिति में, दशा में, रूप में, रंग, ताप, आकार
अथवा अवस्था आदि में बदलने को परिवर्तन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की जब मात्रा बदले, स्थिति बदले, दशा बदले, रूप बदले, रंग बदले, ताप बदले, आकार बदले और उसकी की पूरी अवस्था आदि में जो जो बदलाव होता है उसी को परिवर्तन कहते हैं। जैसे उसकी रंग, आकृति, परिमाण तथा ताप और अवस्था। ठीक, अब हम देखते हैं कि परिवर्तन दो होते हैं आपके, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है कि अगर एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आपका इसमें से तीन क्वेश्चन बनता है। एक तो आपसे पूछेगा भौतिक परिवर्तन क्या है, एक ये पूछ लेगा, दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। ठीक है, तो क्या होता है, पहले अंतर हम देखते हैं और इसी में डिफिनेशन भी मिल जाएगा। अगर आपका डिफिनेशन यानी परिभाषा पूछता है तो आप भौतिक परिवर्तन के बारे में लिख के आप उसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा पूछता है तो आप इसका ये पूरा लिख के आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। अगर आपका अंतर पूछ लेता है तो हम इस तरीके से पढ़ेंगे। देखिएगा, भौतिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यानी ऐसा जो होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ की आकृति में और उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का जमना, पानी जब जमता है तो क्या बनता है, आपका बर्फ बनता है। तो इसकी क्या हुई, आकृति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आपका कोई नया पदार्थ बना नहीं बना। क्योंकि जब हम बर्फ से आपको पानी में, बर्फ जब पिघलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो पानी ही हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की आकृति और भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो हो जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। उसे क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल, पानी का जमना। ठीक है, और जैसे पानी का उबलना, पानी जब भाप बन जाता है ना, पानी उबलता है तो भाप बनता है। वही भाप जब एक चीज में हम एक बीकर में इकट्ठा करते हैं तो उबलने के बाद भाप ठंडा होता है जब, तो फिर पानी में बदल जाता है। मोम का पिघलना, ये सब आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। डिफिनेशन पूछेगा तो आप ये लिख दीजिए, और फिर अंतर पूछता है तो आप पहले में ये अंतर लिख दीजिए और दूसरे में ये अंतर लिखिए। रासायनिक में ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है। मतलब आपका रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि परिवर्तन होने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होते हैं। यानी जो आपका परिवर्तन होने, मतलब आपका का जो रासायनिक परिवर्तन है, परिवर्तन के बाद क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो पहला पदार्थ है ना, जो आपका पहला पदार्थ है, यानी जो परिवर्तन होने के बाद दूसरा पदार्थ बना है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं और वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है। उसको क्या कहते हैं, आपका रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और दूसरा है आपका दूध से दही बनना। जैसे आपका मान लीजिए रासायनिक परिवर्तन हुआ, दूध है आपका, दूध से दही बनना, तो दूध से क्या हुआ, आपका दही बना। तो ये क्या है आपका, ये दही से फिर दूध नहीं बन सकता है ना। ये क्या है, आपका जो नया पदार्थ बना है यह अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं जा सकता है, यानी दही से ये दूध वापस नहीं बन सकता है। तो यही आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है और जिसके गुण होते हैं वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, और जो आपका नया पदार्थ है वह अपने मूल अवस्था में वापस नहीं जा सकता, वो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम दूसरा देखते हैं, डिफरेंस आपका दूसरा अंतर। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, किसमें, भौतिक परिवर्तन में। और इसमें देखिएगा रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। ठीक, फिर भौतिक परिवर्तन में कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यानी जो आपका भौतिक परिवर्तन है उसमें कारण हटाए जाने पर क्या होता है, पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में होता है कि कारण हटाए जाने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। ठीक, अगला देखिएगा,
भौतिक परिवर्तन में ना तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और ना ही ऊष्मा शोषित होती है। ठीक। चौथा इसमें देखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में या तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा शोषित होती है। अगला देखते हैं। आपका पांचवा है, भौतिक परिवर्तन में रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन हो जाता है, परंतु रचना में नहीं होता है। ठीक। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, रंग, अवस्था एवं आकृति आदि में परिवर्तन तो हो जाता है, परंतु रचना में नहीं होता है। ठीक। और आपका रासायनिक परिवर्तन में क्या है, रंग, अवस्था व रचना आदि से सब कुछ बदल जाते हैं, है ना। इसमें जैसे आपका क्या है, पानी से बर्फ बना, ठीक, नया रचना हुआ, लेकिन वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इसमें क्या होता है, दूध से दही बना, तो इसमें सारी चीजों में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। अगला देखिएगा, इसमें वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं होता है। आपका जो भौतिक परिवर्तन है, इसमें क्या होता है कि वस्तु के भार में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक। और रासायनिक परिवर्तन में क्या है, इसमें वस्तु के भार में अंतर नया पदार्थ बनने के कारण आ जाता है। यानी वस्तु के भार में जो है परिवर्तन आ जाता है जब वो नया पदार्थ बनता है। ये था आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अगला देखते हैं। अगला है आपका अनुकूल परिवर्तन। ठीक। क्या है आपका अनुकूल परिवर्तन, तो देखिए अनुकूल परिवर्तन क्या होता है। ऐसे परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसे परिवर्तन जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी तथा हितकर होते हैं, वो अनुकूल परिवर्तन कहलाते हैं। यानी अनुकूल में क्या होता है, अच्छा। यानी क्या कहा गया है आपका अनुकूल परिवर्तन, कि ऐसे परिवर्तन जो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी तथा हितकर होते हैं, उन्हें हम अनुकूल परिवर्तन कहते हैं। जैसे पौधों का फल फूल देना, ये क्या है, अनुकूल परिवर्तन है। भोजन का पकना, ये क्या है आपका अनुकूल परिवर्तन है। गोबर से खाद बनना, ये क्या है आपका अनुकूल परिवर्तन। यानी ऐसा परिवर्तन जो हमारे लाइफ को, यानी हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और अच्छा है, वही हमारा अनुकूल परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल, पौधों का फल फूल देना, भोजन का पकना, गोबर से खाद का बनना। अब हम देखते हैं प्रतिकूल परिवर्तन। ठीक। प्रतिकूल परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जो अनुपयोगी तथा अहितकर होते हैं, यानी उसका बिल्कुल अपोजिट है। अनुकूल, प्रतिकूल ये विलोम शब्द भी है। तो देखिएगा, प्रतिकूल परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जो अनुपयोगी तथा अहितकर होते हैं, वो वो क्या होता है आपका परिवर्तन, कैसा है आपका प्रतिकूल परिवर्तन है। यानी प्रतिकूल परिवर्तन क्या है, ऐसे परिवर्तन जो अनुपयोगी तथा अहितकर होते हैं, वो प्रतिकूल परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध का फटना, भोजन का जल जाना, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप का आना, ये सब कैसे परिवर्तन है आपके, प्रतिकूल परिवर्तन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपके सारे एग्जाम में आए हुए हैं। कभी कभी एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल तथा प्रतिकूल हो सकता है ना। जैसे देखिएगा कैसे, घर में ईंधन के जलने से प्रकाश, ऊष्मा एवं ऊर्जा का प्राप्त होना अनुकूल परिवर्तन है। यानी जब घर में ईंधन हम जलाते हैं तो प्रकाश मिलता है, ऊष्मा मिलती है, ठीक है, एवं ऊर्जा का प्राप्त होना क्या है आपका अनुकूल परिवर्तन है। लेकिन परंतु इसी ईंधन से आग लग जाना तथा ईंधन के जलने से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण का प्रदूषित होना, ये प्रतिकूल परिवर्तन है। यानी एक ही परिवर्तन से वही आपका अनुकूल भी है, वही प्रतिकूल भी हो जाता है। जैसे कि ईंधन है, उसको हम जलाते हैं तो उससे हमारा प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, ठीक है। लेकिन जब यही ईंधन से कहीं आग लग जाती है, ठीक है, और ईंधन से जो धुआं निकलता है, वो सब क्या कहलाता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो वो क्या हो गया आपका प्रतिकूल परिवर्तन हो गया। ठीक, समझ में आया आपको अनुकूल और प्रतिकूल परिवर्तन क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है कि तीव्र परिवर्तन क्या होता है। तीव्र परिवर्तन यानी तीव्र मीन्स क्या होता है, तेजी से। तो जो परिवर्तन तेजी से हो वही आपका तीव्र परिवर्तन है। तो अब हम डिफिनीशन देखते हैं। तेज गति से होने वाले परिवर्तन तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। तेज गति से होने वाले परिवर्तन आपके क्या कहलाते हैं,
तीव्र परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे माचिस की तीली का जलना, ये क्या है आपका तीव्र परिवर्तन है, ठीक है। गुब्बारे का फूलना तथा फुटना, ये क्या है आपका तीव्र परिवर्तन है। अगला देखते हैं, ईंधन किसे कहते हैं। आपका जो ईंधन है उसको, वो क्या होता है, यानी ईंधन इसे कहते हैं। ये 2015 में पूछा हुआ है। देखते हैं ईंधन क्या होता है। ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है, यानी ईंधन क्या है, एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग उष्मा व प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईंधन क्या है आपका, ईंधन एक ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग उष्मा व प्रकाश प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ईंधन की तीन अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हैं ईंधन की। तीन अवस्थाएं हैं। पहला है आपका ठोस ईंधन, दूसरा है आपका द्रव्य ईंधन और तीसरा है आपका गैस ईंधन, ठीक है। अगला देखिएगा, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण सहित बताइए। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, उत्क्रमणीय तथा अनुत अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपका जो भौतिक होता है ना, वही उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अनुत्क्रमणीय होता है। ये आपने माइंड में सेट कर लीजिए तो थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिएगा, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती हैं, उसे हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। भौतिक परिवर्तन ही, लेकिन इसमें क्या है आपका थोड़ा डिफिनेशन में चेंज है, ठीक है। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें हम परिस्थितियां उलट देते हैं और पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है, उसे ही हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ये नया चीज है, इसे इस सिंबल से हम प्रदर्शित करते हैं। अब इस सिंबल का क्या मतलब है वो देखिएगा। जैसे आपका जल है, ठीक, जल है, तो ये क्या हुआ, ठंडा हुआ। जल ठंडा हुआ तो क्या बना आपका बर्फ बना। अब जब बर्फ जो है वो गर्म हुआ, जब बर्फ आपका गर्म हुआ तो क्या हुआ, वो फिर जल बन गया। यानी ये आपका क्या है कि जब जल आपका ठंडा हुआ तो आपका बर्फ बना, और यही बर्फ जब आपका गर्म हुआ तो फिर ये जल बन गया। तो वही कहा जा रहा है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें परिस्थितियां जब हम उलट देते हैं तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है, ठीक, वापस आ जाती है, उसे ही हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। अगला देखते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ को पुनः उसकी पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। जैसे देखिएगा, इसको हम इस सिंबल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे दूध है, दूध जमाने पर दही बन जाता है। क्या आप दही से हम दूध बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यही आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। इसमें यही एक प्रदर्शन जो है वो थोड़ा न्यू है, बाकी है सिम बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन की तरह। जैसे कागज है, उसको जलाने पर राख बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक। अब देखते हैं अगला है, अनियंत्रित परिवर्तन व नियंत्रित परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। अनियंत्रित परिवर्तन क्या है, नियंत्रित परिवर्तन क्या है, इसको हमें समझाना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा है आपका। तो सबसे पहले हम अनियंत्रित परिवर्तन देखते हैं, ये क्या होता है। तो ऐसे परिवर्तन जिस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, वो क्या कहलाता है आपका अनियंत्रित परिवर्तन कहलाता है। जैसे समुद्र में लहरों का फटना, तूफान का आना और रात दिन होना। अनियंत्रित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिस पर क्या होता है, मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है, उसको हम अनियंत्रित परिवर्तन कहते हैं। जैसे समुद्र में लहरों का आना, ठीक, भूकंप आना, तूफान का आना, तो ये सब क्या होता है, आपके अनियंत्रित परिवर्तन है। दूसरा आपका देखिए, नियंत्रित परिवर्तन क्या होता है। तो नियंत्रित परिवर्तन समझिएगा, ऐसे परिवर्तन जिस पर मनुष्य का नियंत्रण होता है, ठीक, उसको हम कहते हैं नियंत्रित परिवर्तन। जैसे चलती हुई गाड़ी को धीमा करना, ठीक, चलती हुई गाड़ी को धीमा करना, अथवा
तेज करना, यानी जैसे चल गाड़ी है उसको धीमा या तेज करना क्या है, हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक, वो हमारे नियंत्रण में होता है। और जैसे जलती हुई आग को धीमा अथवा तेज करना, मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें हम कंट्रोल कर सके चीजों को, उसमें उस वो क्या कहलाता है, आपका नियंत्रित परिवर्तन कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नवीकरण एवं अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर, आपका नवीकरणीय पूछा है और अनवीकरणीय पूछा है, तो दोनों में क्या अंतर है ये है। तो देखिएगा, नवीकरण क्या होता है पहले वो समझेंगे। नवीकरणीय संपदा क्या होता है कि जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, यानी ऐसी ऐसी संपदा जो फ्यूचर में कभी खत्म नहीं होगा, जैसे सन की लाइट है, यानी सूर्य की जो रोशनी है वो कभी नहीं खत्म होगी, है ना। और उसी जगह दूसरी जगह अगर देखा जाए आपका अनवीकरणीय संपदा, तो इसके अंतर्गत क्या है कि जैसे कोयला हो गया, ईंधन हो गया, ये सब क्या होता है कि यह एक लिमिटेड स्रोत है, यह क्या होगा, खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोयला वगैरह को बनने में बहुत अधिक वर्ष लग जाते हैं, तो वही कहा जा रहा है कि आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा में क्या अंतर है वो समझेंगे। तो देखिएगा, पहले हम देखते हैं नवीकरणीय संपदा क्या है। पहला, नवीकरणीय संपदा वह संपदा है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, ठीक। अगला देखते हैं, अनवीकरणीय संपदा वह संपदा है जो भविष्य में समाप्त हो जाएगी, ठीक। अनवीकरणीय संपदा क्या है, वह संपदा जो भविष्य में समाप्त हो जाएगी। दूसरा देखिएगा, नवीकरणीय संपदा जिसके भंडारण में प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना होता रहता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, हम नवीकरणीय संपदा कहते हैं, अर्थात पुनः उपयोग कर सकते हैं, है ना। मतलब कि जिसके भंडारण में प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है, मतलब कि ऐसा नवीकरणीय संपदा क्या है, इसमें प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा वह अपनी चीजों को भरता रहता है, ठीक, यानी उसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। चीजों को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए जल है, ठीक, जल क्या हुआ, बारिश हुई तो हमें क्या हुआ, जल आया। अब ये नहीं कि ये जल क्या हुआ आपका, बिल्कुल नष्ट नहीं हो गया, अब प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा ये क्या हो रहा है, फिर से इकट्ठा हो जाता है। जैसे जल है, जल जब बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हुआ, पानी जब इकट्ठा हुआ तो जब सन की लाइट यानी जब सूर्य की रोशनी पड़ी तो यही जल आपका वाष्प बन के क्या हो गया, वायुमंडल में घुल गया। और फिर जब आपका मौसम ठंडा होता है तो वही पानी फिर हमें क्या होता है, बारिश के रूप में मिल जाती है। यानी जल चक्र के द्वारा जल क्या होता है, प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ये पुनर्स्थापना हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ये बर्बाद नहीं होता या ये खत्म नहीं होता है। और दूसरा देखिएगा, अनवीकरणीय संपदा में क्या है, जिनके भंडारण में प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना नहीं होता है। यानी आपका जो नवीकरणीय संपदा है इसमें प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा चीजों को वो अपने तरफ, मतलब अपने तक वो फिर से इकट्ठा कर लेते हैं, है ना। जैसे पानी जल होता है तो जल चक्र के द्वारा जल वो फिर से पुनर्स्थापना कर लेते हैं आपके, ये नवीकरणीय संपदा। आपका जो अनवीकरणीय संपदा है उसमें क्या होता है, जिनके भंडार में प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापना नहीं होती है, अतः उन्हें पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला, ठीक, क्यों? क्योंकि कोयला को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, है ना। जब लकड़ियां और सब होती हैं जमीन के अंदर दबे हुए होते हैं, लाखों साल करोड़ों साल बाद तब जाके कोयले का निर्माण होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल, क्षार तथा लवण, ये तीनों होता क्या है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल क्या होता है। अम्ल को बोलते हैं एसिड। तो अम्ल क्या होता है, देखिएगा, आयन सिद्धांत के अनुसार, ये क्वेश्चन में एक बार पूछा हुआ था कि आयन सिद्धांत के अनुसार बताइए, तो आयन सिद्धांत के अनुसार, तो अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। आपके अम्ल क्या हैं कि वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H+, ये आपका H+ है, यही आपका हाइड्रोजन आयन है, ठीक। तो आपका जो अम्ल है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं। आपका अम्ल जो होता है वो क्या है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं
जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं, वो आपके अम्ल कहलाते हैं। समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे HCl है, ठीक, क्या है आपका HCl है, तो H ये आपका H प्लस है, यानी ये क्या है आपका हाइड्रोजन आयन है कि नहीं, और Cl क्या है आपका निगेटिव है। तो कहने का मतलब यही है कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, आपके हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक, और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन ही है ना, ये क्लोरीन क्या है आपका निगेटिव है, ऋणायन है। ऐसे देखिएगा HNO3, इसमें क्या है आपका हाइड्रोजन क्या है, धनायन है ना। NO3 ये क्या है आपका ऋण आयन है। H2SO4 में क्या है आपका, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है आपका हाइड्रोजन आयन है, और H2SO4 क्या है आपका ऋण आयन है। तो कहने का मतलब ये है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो है हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। ये दो तीन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के साथ अगर आप लिखेंगे कोई भी चीज तो एग्जामिनर इम्प्रेस होता है आपके आंसर से और जो है फुल मार्क्स देता है। अगला देखिएगा क्षारक क्या होता है, यानी बेस क्या होता है। तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH निगेटिव देते हैं और कोई ऋण आयन नहीं देते हैं, वो क्षार या जो है क्षारक कहलाते हैं। अम्ल क्या था, वो वहां पे वो हाइड्रोजन आयन दे रहा था, यानी H पॉजिटिव दे रहा था। ये क्या है आपका एसिड, ठीक, ये आपका एसिड दे रहा था यानी अम्ल दे रहा था। और आपका जो बेस है वो क्या दे रहा है आपका हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, यानी OH निगेटिव दे रहा है, ठीक। और एसिड में आपके H धनायन के अतिरिक्त और कोई भी, यानी हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देता है, और बेस में क्या होता है कि और कोई ऋणायन नहीं देता है, वो आपका क्या कहलाता है, क्षार या क्षारक कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिएगा, पहला जैसे देखिएगा NaOH है, तो इसमें आपका सोडियम क्या है आपका पॉजिटिव है, और OH क्या है आपका निगेटिव यानी ऋणात्मक, तो ये क्या है आपका हाइड्रोक्सिल आयन है, जैसा कि आपका इसमें दिया हुआ है। अगला देखिएगा NH4OH, तो इसमें क्या है आपका NH4 पॉजिटिव है और OH जो है आपका हाइड्रोक्सिल ऋणायन दे रहा है, तो ये आपका क्या है क्षार, क्या है ये आपका बेस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा लवण। लवण क्या होता है, जब किसी अम्ल विलयन को, ठीक, जब किसी अम्ल विलयन को क्षार विलयन के साथ मिलाते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। जैसे फिर से समझिएगा, लवण यानी नमक क्या होता है, जब किसी अम्ल विलयन को क्षार विलयन के साथ मिलाते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। समझिएगा, जैसे क्या होता है, एक अम्ल विलयन होगा एक क्षार विलयन होगा, ठीक, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं, यानी अम्ल विलयन को और क्षार विलयन को जब हम मिलाते हैं तो आपका क्या बनता है, नमक बनता है, और प्लस आपका जो है अतिरिक्त ये जल आपका निकलता है, ठीक। अब देखिएगा एक बार फिर से समझिएगा, जैसे आपका HCl क्या है आपका अम्ल है, कैसे जाने हम लोग, क्योंकि ये H प्लस यहाँ पे क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन दे रहा है कि नहीं, H प्लस, ठीक। Cl क्या है आपका निगेटिव है। NaOH ये क्या है आपका क्षार है, क्यों, क्योंकि ये जो OH है हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, यहाँ OH निगेटिव। तो जब आपका अम्ल विलयन को और क्षार विलयन को जब हम आपस में मिलाएंगे या फिर उसका रासायनिक क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा आपका, नमक बनता है, यानी Cl नमक बनता है, और प्लस जो होता है क्या होता है आपका जल निकलता है। यानी जब हम अम्ल और क्षार को, ये लिखा हुआ है, जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो क्या मिलता है, हमें लवण मिलता है। यानी अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो हमें तब नमक मिलता है। और देखिएगा ये जो होता है ना, ये उदासीनता की क्रिया कहलाती है, ठीक है। ये जो आपका अम्ल और क्षार से जो नमक मिल रहा है तो ये उदासीनता की क्रिया के द्वारा मिलता है, ठीक। देखिएगा, और आपका जो लवण होता है वो चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला तो आपका सामान्य लवण हो गया, दूसरा आपका अम्लीय लवण हो गया, और तीसरा जो है आपका क्षारीय लवण हो गया, और चौथा जो है आपका द्विक लवण हो गया। ये आपके लवण के प्रकार है। अब देखिए अम्ल तथा क्षार में अंतर क्या होता है, इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। पहला आपका अंतर है, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। अगला है अम्ल। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को
लाल कर देता है। ठीक, आपका जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, क्या करता है क्षार? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अगला देखिएगा, अम्ल जो होता है जल में विलेय होकर आपका हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक, और क्षार जो है जल में विलेय होकर आपका हाइड्रोक्सिल आयन देता है। अगला है, अम्ल क्षारकों को उदासीन करते हैं। अम्ल जो होता है वो क्षारकों को उदासीन करते हैं, और जो आपका क्षार है यह अम्ल को उदासीन करता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है, और जो आपका क्षार है उसका पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। अगर वही क्या है आपका, फिर से देखिएगा, अम्ल जो होता है वो अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है, और क्षार का पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, भास्मिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। आपका भास्मिक ऑक्साइड क्या होता है? तो धातुओं और ऑक्सीजन से संयोग से भास्मिक ऑक्साइड बनता है, यानी धातुओं और ऑक्सीजन के संयोग से आपका भास्मिक ऑक्साइड बनता है। ठीक, जो पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं, जो पानी में घुलकर क्या करते हैं, क्षार बनाते हैं। जैसे देखिएगा, Mg, ठीक, 2 Mg, यानी ये Mg मैग्नीशियम है धातु, फिर आपका ऑक्सीजन है, इसके संयोग से आपका क्या बना, भास्मिक ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, जैसे आपका मैग्नीशियम है और ये H2O क्या है आपका, वाटर, तो ये जब मिला तो क्या बनाया आपका, क्षार बनाया है ना। OH क्या है आपका, अभी हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये क्या है आपका, क्षार बनाया। ठीक है, अब हम देखते हैं अम्ल क्षार का रासायनिक। देखिए, ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका कि अम्ल तथा क्षार का रासायनिक सूत्र लिखिए, मतलब 2 या 3 इसके एग्जाम्पल दीजिए और उसके रासायनिक सूत्र लिखिए। पहला है आपका नाइट्रिक अम्ल। ठीक, नाइट्रिक अम्ल क्या है आपका, HNO3, ये इसका रासायनिक सूत्र है। फॉर्मिक अम्ल तो CH2OH, ये चींटी में पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, टैट्रिक अम्ल ये आपका इमली में पाया जाता है, तो इसका सूत्र क्या है, C4H6O6। फिर से समझिएगा, आपका जो नाइट्रिक एसिड है उसका फॉर्मूला है HNO3। आपका जो फॉर्मिक एसिड है यानी फॉर्मिक अम्ल है उसका फॉर्मूला है CH2O2। और आपका जो टैट्रिक अम्ल है यानी टैट्रिक अम्ल है उसका फॉर्मूला है C4H6O6। ठीक, अब हम क्षार का देखते हैं। क्षार का सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या है, NaOH है। एक चीज और देखिएगा, अम्ल में हमेशा H आता है, H आता है ना। H क्या है आपका, धन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। H क्या है आपका, हाइड्रोजन आयन। H क्या है, हाइड्रोजन आयन। और यही क्षार पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिल आयन, OH, 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 OH। ठीक, तो अगर आपको दे दिया जाए 4-5 सूत्र दे दिया जाए और बोले कि इसमें से आप छांट के बताइए कौन सा अम्ल है तो कौन सा क्षार है, तो आप पहचान के तो लिख लेंगे ना। क्यों? क्योंकि अम्ल में आपका हाइड्रोजन आयन देता है और आपका जो क्षार है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है KOH। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है CaOH ट्वाइस। ठीक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है NH4OH। ठीक, ये सब क्या है, आपके प्रबल क्षार हैं सब के सब। अगला क्वेश्चन है, NaOH तथा HCl अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। 2016 में पूछा गया है। NaOH तथा HCl ये आपका क्या है, क्षार है, और ये क्या है आपका, अम्ल है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, क्षार और अम्ल को जो हम मिलाते हैं तो हमारा नमक का निर्माण होता है, और ये क्या है आपका, उदासीनता की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक, आपका ये Na हुआ। ठीक, ये आपका क्या हुआ, Cl हुआ। Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, तो NaCl मिलके क्या बने आपके, NaCl नमक बन गया। ठीक, उसके बाद आपका क्या बना, एक एच ये बचा है, एक एच ये बचा है, तो आपका H2 हो गया, और एक O है तो आपका O हुआ, तो ये आपका जल बन गया। ठीक है, समझिएगा आगे का क्वेश्चन है, 4Na+O2 समीकरण को पूरा कीजिए। तो आपका इसको पूरा करना है, तो 4Na+O2 है। यहाँ पे क्या है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 जो है सोडी सोडियम है। ठीक, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक, क्या लिखेंगे, 2।
फिर उसके बाद सोडियम का कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम लिख दिए Na। ठीक, अभी 4 है तो 2 ही है यहाँ पे, तो जब हम ये 2 लिख देंगे तो 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया, यानी 4 Na हो गया। ठीक, अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हम सिर्फ ऑक्सीजन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इससे हम समीकरण को इस तरीके से बना लेते हैं, फिर से समझिएगा। 4 Na है प्लस O2 है, तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम टू, मतलब कि पहले तो हमने Na लिख दिया, ठीक, सोडियम, तो इसके कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो हमने जब यहाँ पे 2 लिख दिया तो ये 2Na हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया यानी 2 ऑक्सीजन हो गया। अब हमें यहाँ पे Na को बनाना है कितना, 4, तो जब हम यहाँ लिख देंगे 2, तो 2 दूनी 4, यानी 4 Na हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक, ये आपका समीकरण पूरा हो गया। अब हम अगला देखते हैं, आपका पर्यावरण प्रदूषण, इससे भी क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इसको देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वही क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। सभी को पता होगा प्रदूषण क्या होता है, फिर से समझ लीजिएगा फिर भी। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा तथा जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वही क्या कहलाता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा है आपका ध्वनि प्रदूषण क्या है और ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव बताइए। तो देखिएगा ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, कोई भी अवांछित या परेशान करने वाली ध्वनि माना जाता है जो मनुष्यों और कल्याण को प्रभावित करता है। देखिएगा ध्वनि प्रदूषण क्या होता है कि ऐसी ध्वनि, ठीक, जो क्या हो कि जब तक वो इंसान को परेशान नहीं कर रही है, जब तक उसको अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, जब वही ध्वनि बहुत तेज हो जाएगी और लोगों को या जानवरों को जिसको परेशान करेगी, तो वही क्या कहलाता है, आपका ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो तीव्र ध्वनि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है, आपका जो तेज ध्वनि होता है वो आपके स्वास्थ्य पर क्या करता है, अलग प्रभाव डालता है। ठीक, और कार्य करने की क्षमता को घटाता है। शोर से क्या होता है, यानी ध्वनि, बहुत ज्यादा ध्वनि होगा तो वो शोर कहलाता है, तो शोर से बहरापन, बेचैनी जैसे रोग हो जाती है। ठीक, शोर से रात्रि में देखने की क्षमता में कमी हो जाती है, रंगों की पहचान में कमी जैसी प्रभाव भी देखे गए हैं। यानी अधिक शोर से क्या होता है, लोगों को बहुत सारी परेशानी हो जाती है, जैसे उनको रात में कम देखते हैं, उनकी जो देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है, वो रंग को नहीं पहचान पाते हैं। तो आपके ध्वनि प्रदूषण से ये सब इफेक्ट लोगों पे पड़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और उपाय। पहला है आपका पुरानी एवं खटारा मोटर गाड़ियां, ट्रक आदि की आवासीय क्षेत्रों से निकलने पर रोक लगाई जानी चाहिए। यानी जहां पे लोग रहते हैं, आवासीय क्षेत्र यानी जहां पे लोग रहते हैं, वहां पे जो है मोटर गाड़ियां जो होती हैं पुरानी, जिससे बहुत ज्यादा आवाज आती है, वहां से उनको निकलने पे क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। ठीक, दूसरा है मोटर वाहनों में तेज ध्वनि वाले हॉर्न के बजाने पर रोक लगानी चाहिए। यानी जो आपके व्हीकल्स में यानी गाड़ियों में जो हॉर्न लगे रहते हैं, जो जिनकी ध्वनियाँ बहुत तेज होती हैं, तो उन पर क्या होना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। ठीक, तीसरा है आपका विमानों को विशेष ढाल पर उतारा तथा बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कम से कम शोर। ठीक, अगला है आपका कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए तथा मशीनों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक, अगला है आपका अत्यधिक शोर वाले कारखानों में जल की व्यवस्था होनी चाहिए तथा मशीनों को उचित रख रखाव किया जाना चाहिए। ठीक, ये था आपका जो है ध्वनि से बचने का उपाय। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा व मानवीकृत आपदा में क्या अंतर होता है। देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती हैं।
इन आपदाओं की पूर्ण एवं सत्य भविष्यवाणी करना असंभव है, जैसे भूकंप, सुनामी, बादलों का फटना, ज्वालामुखी इत्यादि। आपकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्या होती हैं कि विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों से वो उत्पन्न होती हैं, ठीक। और ये आपदाएं कब आ जाएं इनका कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये आपकी जो है प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। प्राकृतिक आपदा कौन कौन सा है? भूकंप है, सुनामी है, बादलों का फटना है, ज्वालामुखी है, बाढ़ है, ठीक है। अगला देखिएगा, जो आपकी मानवकृत आपदा है वो क्या है? मानवकृत आपदा। तो मानवकृत आपदाएं मानव के कुप्रबंध अथवा दुष्कर्मों के कारण उत्पन्न होती है। यानी मानवकृत आपदाएं जो होती है वो मनुष्यों के द्वारा जो है उसकी वजह से होता है। जब मानव प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तभी मानवकृत आपदाएं होती हैं, ठीक है। इन आपदाओं की भविष्यवाणी और पूर्वानुमान संभव है। यानी जो मानवकृत आपदाएं हैं इसमें क्या होता है, लोग भविष्यवाणी और जो है आपका अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे आग हो गया, ठीक, परमाणु आपदाएं हो गई, आतंकवादी हो गया, ये सब क्या है आपके मानवकृत आपदाएं हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी दिया है आपका, भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप से बचने के उपाय क्या क्या है, अपने स्तर से अपनाएं। तो सबसे पहले हम भूकंप से बचने का उपाय देख लेते हैं। तो भूकंप आने पर क्या करना चाहिए कि भूकंप आने के समय विद्यालय व भवन से तुरंत बाहर खुले स्थान पर आ जाए। यानी जब भूकंप आता है तो हमें घर में नहीं घर से क्या करना चाहिए, तुरंत बाहर आ जाना चाहिए, ठीक। खुले स्थान पे आ जाना चाहिए जहां पे ना पेड़ हो ना कोई मकान हो, ठीक। एकदम खुले ग्राउंड में आ जाना चाहिए। दूसरा है आपका, मकान बहुमंजिली है तो मकान से बाहर निकल जाए। अगर मकान जो है मल्टी स्टोरेज का है तो आप क्या करिए, मकान से बाहर निकल के किसी खुले स्थान पे चले जाएं, ठीक। अगर आप किसी कारणवश नहीं निकल पा रहे हैं तो आप वही तीसरा समझ लीजिए एक और, अगर आप उस समय नहीं निकल पा रहे हैं तो आप घर के किसी कोने में, ठीक, मेज के नीचे एकदम वहां कोने में घुस जाइए और कोई तकिया हो गया, ठीक, गद्दा हो गया, उसको आप अपने सर पे लगा लीजिए, ठीक। तकिया हो गया, हेलमेट हो गया, उसको आप सर पे लगा के एक कोने में मकान के एक कोने में वहीं पे आप जो है बैठ जाइए, ठीक। ये था आपका भूकंप से बचाव। अब देख लेते हैं कि भूकंप के क्या कारण है, क्यों आते हैं, ठीक। तो भूकंप के आने के कारण पहले देखते हैं, ये आपके भूकंप के कारण है, आने के कारण देख लीजिएगा। भूकंप के कारण यानी आने के कारण, ठीक। भूकंप के आने के कारण, तो भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि है जो कि धरातल के ऊपरी अथवा निचली चट्टानों के लचीलेपन व गुरुत्वाकर्षण की सम स्थिति में न्यून अवस्था से प्रारंभ होती है। समझिएगा, भूकंप जो होता है वो धरातल यानी जो पृथ्वी है उसके नीचे की जो चट्टानें हैं उसमें क्या होता है, कंपन, मतलब वो आपस में टकराती हैं, ठीक। उसी वजह से क्या होता है कि भूकंप आता है, ठीक। भूकंप क्या होता है, धरातल के ऊपरी भाग की वह कंपन विधि, यानी जो भूकंप है ये अर्थ है ना, अर्थ की जो ऊपरी परत है तो उसमें क्या होता है, कंपन होता है, ठीक। और जो आपकी निचली परत है वहां पे जो चट्टाने हैं, यहाँ पे जो प्लेटें हैं उसमें क्या होता है, लचीलापन हो जाता है या गुरुत्वाकर्षण की इस सम स्थिति से क्या होता है कि वहां पे कुछ अवस्थाएं परिवर्तन हो जाती हैं, ठीक। समझिएगा फिर से आप, देखिएगा, आपका ये अर्थ है, अर्थ के नीचे क्या होता है, कुछ चट्टानें होती हैं, कुछ प्लेटें होती हैं, तो वो आपस में टकराती हैं, ठीक है, आपस में टकराती हैं। तो क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में कंपन होने लगता है, तो वही आपका भूकंप होता है, वही भूकंप के आने के कारण है। अब देखिए भूकंप के क्या क्या कारण है। तो पहला है आपका सामान्य भूकंप, दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप और तीसरा है आपका पातालीय भूकंप। तो पहला सामान्य भूकंप है वो क्या होता है, ऐसे भूकंपों में भूकंप मूल धरातल से 50 किलोमीटर तक की गहराई पर स्थित होता है। यानी आपका जो सामान्य भूकंप है उसमें 50 किलोमीटर तक इफेक्ट डालता है, ठीक। और दूसरा का मध्यवर्ती भूकंप है, ऐसे भूकंपों में उत्पत्ति केंद्र की गहराई धरातल के नीचे 50 से 250 किलोमीटर तक होता है, ठीक। आपका पाताली भूकंप, इनके केंद्र की गहराई
धरातल के नीचे से 250 से लेके 700 किलोमीटर के बीच होता है। ठीक, इनके बारे में अभी विशेष जानकारी का अभाव नहीं है। अगला देखिएगा, आपके जो भूकंप के कारण है वो दो तीन वजह से होते हैं। पहला है आपका ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा है पृथ्वी का सिकुड़ना, तीसरा है बलन तथा भ्रंश, चौथा है भूसंतुलन। अभी मैंने आपको जो बताया ना कि ये आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी के नीचे जो प्लेटें होती हैं उनमें आपसी टकराव की वजह से। ठीक, अब देखिए आपका जो इसमें है भूकंप आने के निम्नलिखित कारण। तो इसमें दो तीन कारण दिए हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया एक ही कारण, इसमें जो आपका पृथ्वी के नीचे जो आपके प्लेटें होती हैं उनमें आपसी टकराव की वजह से। अब हम वन बाय वन देखते हैं क्या क्या कारण है। तो पहला है आपका ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक, जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल होती है, जिसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक, हो गया इसमें। अगला देखिएगा, पृथ्वी का सिकुड़ना। ठीक, पृथ्वी अपने जन्म से अब तक निरंतर ठंडी होकर सिकुड़ रही है। तो पृथ्वी के सिकुड़ने से इसके सैलों में क्या होता है, अव्यवस्था पैदा हो जाती है, जिससे कंपन पैदा होता है और भूकंप आ जाता है। ठीक, अगला देखिएगा, बलन तथा भ्रंश। तो बलन तथा भ्रंश का संबंध क्रमशः संपीड़न तथा तनाव से है, जिससे चट्टानों में हलचल होती है, उसे भूकंप कहते हैं। अगला देखिएगा, भू संतुलन। यह माना जाता है कि पृथ्वी की ऊपरी सियाल हल्का होता है और निचली भारी सीमा पर तैर रहा है। तो ऊपरी हल्का चट्टानों से ऊंची नीची होकर क्या करती है, आपका संतुलन गड़बड़ा देती है, जिससे आपका भूकंप आ जाता है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। तो देखते हैं जल प्रदूषण क्या होता है, उसके कारण क्या है। जल में अनेक प्रकार की खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थों घुल होने से क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। फिर से समझिएगा, जल में क्या होता है, आपके जल में अनेक प्रकार के खनिज, ठीक है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसों का निश्चित अनुपात से, है ना, मतलब जो जल होता है, अगर जल में कोई चीज, ठीक है, कम हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है, जल प्रदूषण हो जाता है। ठीक, वो जल प्रदूषित हो जाता है। फिर से समझिएगा कैसे लिखेंगे, जल में अनेक प्रकार के खनिज होते हैं, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, गैसेस होती हैं। अगर यही एक उनका जो निश्चित अनुपात है उससे वो कम हो जाए या उससे वो ज्यादा हो जाए या फिर उसमें अनावश्यक पदार्थ घुल जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है या कारण क्या क्या है। पहला है आपका गंदा जल, जिसमें औद्योगिक कारखानों तथा घरों के तरल और ठोस कचरा तथा मल, गौशाला, घुड़साल आदि की गंदगी मिली हो, वाहित मल यानी सीवेज कहलाता है। यह वाहित मल नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे नदियों का जल दूषित हो जाता है। यानी समझिएगा, जो आपके कारखानों से, ठीक, घरों से, आपकी जो गौशालाएं हैं वहां से जो भी आपकी गंदगी निकलती है वो आपका सीवेज कहलाता है। ठीक, और यही सीवेज आपकी नदियों में बहा दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, जल दूषित होने का कारण बताया गया है। एक कारण आपका ये हो गया। दूसरा कारण देखिएगा, कारखानों का कचरा, जिसमें पारे यानी मरकरी, शीशा तथा कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको भी क्या होता है, नदियों में बहा दिया जाता है। तीसरा, कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रिन, डीडीटी आदि वर्षा के जल के साथ मिलकर क्या होते हैं, वो नदियों में पहुंच जाते हैं। इनसे भी क्या होता है, आपका जो है जल प्रदूषित होता है। चौथा देखिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, नदियों अथवा तालाबों में तालाबों के पास धोए गए कपड़ों की गंदगी तथा साफ किए गए बर्तनों की गंदगी भी बहकर नदियों में पहुंच जाती है। ठीक, अगला देखिएगा, ये था आपका क्या है, जल प्रदूषण के कारण। तो अब हम जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव देखते हैं कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक व जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक, जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु जो प्रभावित होते हैं तथा मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। ये आपके जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंधी के क्या लक्षण है। ठीक, आंधी क्यों आती है, उसके क्या लक्षण है। तो आंधी के बारे में हम समझेंगे। तो प्रायः पवने या वायु वायु दाब की भिन्नता के कारण चलती है। पता है पवन का जो पवन या वायु, पवन ही हवा है, वायु ही हवा है, ये आप लोगों ने पर्यायवाची में पढ़ा है। तो वायु दाब की भिन्नता के कारण चलती है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब तथा निम्न से उच्च दाब की ओर बहती हैं। ठीक है, यही हवाएं विक्षोभ या चक्रवातों के प्रभाव में आकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं और यही क्या कहलाती है, आपकी आंधी कहलाती है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के टाइम में यही हवाएं आंधी के रूप में धूल और रेत भरी होती है। इससे क्या होता है कि पेड़ पौधे तथा जन धन की हानि होती है तथा कभी कभी घने जंगलों में आंधी के द्वारा पेड़ों के आसपास में रगड़ने से आग लग जाती है, जिससे जीव जगत के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, ये था आपका आंधी के बारे में। ठीक, तो क्लासेस यहीं तक थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है कि नहीं। आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का पूरा पढ़ा एक क्लास में, जितना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने आज तक क्वेश्चंस बने हैं, जिस जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, वो आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो चलिए अब मिलते हैं कल की अगली क्लास में। अभी मैंने आपको बताया क्लास के स्टार्टिंग में कि साइंस की आपकी 3 क्लासेस ली जाएंगी। यही आप मैराथन समझ लीजिए। फिजिक्स की ली जाएगी, केमिस्ट्री की और बायो की। तीनों को मिला के क्वेश्चंस बनते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इन तीनों को जब आप क्लास कर लेंगे तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।